भी थोड़ा चर्चा हमने किया। ठीक है, चलिए आज अपने को देखना है आजीविका का पहला चैप्टर हमने लिया है स्व सहायता समूह के बारे में। स्व सहायता समूह क्या होता है? स्व सहायता समूह मतलब इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। स्व मतलब स्वयं, स्वयं को हम इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं ना। सहायता मतलब हेल्प हो गया और समूह मतलब ग्रुप हो गया। तो स्व सहायता समूह को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर इसी के ऊपर है। आ जाइए, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या चीज। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे। यूट्यूब वाले बच्चे सबसे पहले तो सेशन शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि ये वाली क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है यूट्यूब में, तो इसका फायदा जरूर उनको उठाना चाहिए। तो जो बच्चे एडीओ का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए अभी तक, वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग का बस दो काम रहता है, एक तो आपको लाइक करना है और दूसरा शेयर करना है, ठीक है? और इतना तो कर ही सकते हो, है कि नहीं? चलिए देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है या स्व सहायता समूह किसको कहते हैं। स्व सहायता समूह मतलब अपनी सहायता करने के लिए जो समूह बनाया जाता है उसे ही स्व सहायता समूह कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्व सहायता समूह का तात्पर्य है कि मान लो 20 लोग है, समझना मेरी तरफ, है ना। स्व सहायता समूह हम किसको कहेंगे? जो इसका अर्थ निकल रहा है ना, बस वही इसका मतलब है। स्व सहायता समूह मतलब स्वयं की सहायता करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, जो सही तरीके से अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाते हैं। वो चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका सीधा सा कारण एक ये होता है कि उनके पास पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास मात्र 100 रुपए है। अब वो 100 रुपए में करेगा क्या? अपने परिवार का जीवन यापन करना है, लेकिन वो उस 100 रुपए में करेगा क्या? ठीक है, कुछ नहीं कर पाता है। वैसे ही उसी व्यक्ति के जैसे मान लो 10 लोग और हैं जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन सबके पास भी सिर्फ 100 रुपए ही है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब ये 10 लोग आपस में मिलते हैं और अपने अपने पैसा को जमा करते हैं, तो 10 लोग, एक आदमी के पास 100 रुपए था, 10 लोगों के पास कितना रुपए हो गया? सबके पास 100 रुपए है, मतलब 1000 रुपए उनके पास जमा हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 1000 एक बहुत बड़ी अमाउंट हो गई ना उनके लिए। जिनके पास सिर्फ 100 रुपए है उनके लिए 1000 बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 रुपए में तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन 1000 रुपए में तो कुछ कर सकते हो ना। ठीक है, ये आंकड़ा हम कुछ बड़ा भी ले सकते हैं। जैसे मान लो एक एक आदमी के पास सिर्फ 500 रुपए है, 500 रुपए में वो कुछ कर नहीं पा रहे, 5 रुपए में आप क्या बिजनेस खोलोगे? ठीक है, लेकिन उसी को जब 10 लोग मिल जाते हैं, 50,000 रुपए मान लो सबको मिलाकर के जमा हो जाता है, तो 50,000 तो एक बहुत बड़ी राशि होती है। उन सबको मिलाकर वो कोई बहुत अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसी को स्व सहायता समूह कहा जाता है। मतलब एक अकेला व्यक्ति अपनी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन सारे लोग आपस में जब मिल जाएं तो एक दूसरे की सहायता वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो मान लो एक छोटी सी वो लोग कोई कंपनी बना लेते हैं, कोई बिजनेस ओपन कर लेते हैं। जैसे दर्जी का दुकान ही उन्होंने खोल लिया, अब बहुत सारे कपड़ों का ऑर्डर मिल रहा है, सारे के सारे आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, या सारे लोग मिलकर के अपने ग्रुप बना लेते हैं, सरकार के पास जाते हैं, उनको उस गांव में नहर बनवाने का ठेका वेका दे दिया जाता है, सहकारिता टाइप। ठीक है, तो उनको बिजनेस भी मिल गया ना, काम भी मिल गया। अब इस काम से उनको कमाई भी होगी, जिससे उनका पैसा भी बनेगा। तो ये होता है स्व सहायता समूह। समझ आया स्व सहायता समूह क्या होता है? हर एक इंसान की इसमें सहायता की जाती है एक ग्रुप के माध्यम से। इसमें कोई अगला आदमी नहीं आएगा आपके लिए पैसा लगाने के लिए, इसमें पैसा आपको खुद को लगाना है। जैसे 100 रुपए का अमाउंट है तो सब लोग मिलकर के 100 रुपए जमा करेंगे, फिर उस राशि से उन लोग क्या ऐसा करें जिससे कि बेनिफिट ज्यादा हो, अब ये वो सोचेंगे। उसके बाद फिर वो काम स्टार्ट करेंगे जिसमें सबको फायदा हो। तो ऐसे ही काम को क्या कहा जाता है? स्व सहायता समूह कहा जाता है। समझ आया स्व सहायता समूह क्या होता है? हाँ जी, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर सारी क्लासें आपको नहीं दी जाएंगी, कुछ क्लासें आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन कुछ क्लासें आपसे स्किप भी करवाई जाएंगी। देखो, घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है मेरे को, मैं साफ सुथरा बोलती हूँ, किसी भी प्रकार के अंधेरे में आप लोगों को नहीं रखना चाहती हूँ। यूट्यूब में सारी क्लासें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि जो बच्चे हमसे क्लास कोर्स परचेज किए हैं, फिर उनका क्या फायदा हुआ? वो भी यूट्यूब से ही नहीं पढ़ लेंगे, तो उनके साथ फिर ये गलत हो जाएगा। इसी वजह से कुछ क्लासें आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन मान लीजिए आप पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आपको हमारे एप्लीकेशन
एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो स्व सहायता समूह आपको समझ आ गया। स्व सहायता समूह का यही कॉन्सेप्ट होता है कि सारे लोग आपस में मिलेंगे, आपस में मिलकर के पैसा लगाएंगे, फिर उसी पैसा का यूज वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, सभी का अपना अपना फायदा होता है, फिर उसी पैसे से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। स्व सहायता समूह में नॉर्मली 10 से 20 सदस्य ही होते हैं। अब स्व सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? नॉर्मली की बात करें तो 10 से 20 सदस्य होते हैं। 10 से 20 सदस्य मिलकर के कोई भी समूह बना सकते हैं और कोई भी समूह बनाने के बाद में वो लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। देखो, ऐसे समूह छोटे स्तर के सहायता समूह होते हैं, इनको आसानी से बैंक का ऋण भी मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं स्व सहायता समूह की, और ये स्व सहायता समूह है वो दो टाइप की होती है। एक वह समूह होता है जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, और एक वह समूह होता है जिसमें 20 से अधिक सदस्य होते हैं। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ आपको 10 से 20 सदस्य के बारे में। तो 10 से 20 सदस्य जिस समूह में होते हैं वो एक छोटा सा स्तर होता है। ये छोटे स्तर पर काम करते हैं और इनको बहुत आसानी से बैंक से ऋण भी मिल जाता है। ये छोटे स्तर पर कार्य करेंगे। छोटे स्तर पर कार्य करेंगे मतलब जैसे बांस का काम हो गया, आपका कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, ये सारे सफाई के काम हो गए, इनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। यदि इन सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है तो उनको छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत ऐसे समूह को फर्म्स एंड सोसाइटी संस्थानों में क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रीकरण करवाना पड़ता है। रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। समझ आया यहाँ तक बात? देखो, दो समूह के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। तो जिन समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 है उनको कोई रजिस्ट्रीकरण करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई तो उनको क्या करना पड़ता है? 1973 में एक अधिनियम आया था जिसको छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत ऐसा ग्रुप जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है उनको वहां जाकर रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा समूह जो है काम कर पाएगा। मान लो यदि सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है और आपने रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया तो कोई भी बैंक आपको कार्य करने के लिए ऋण नहीं देगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मान लीजिए हमें रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा बच्चे, बस बैंक आपको कोई ऋण नहीं देगा। आया समझ में? अब जब बैंक आपको ऋण नहीं देगा तो आप नया बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? समझ आ रहा है? तो इस काम को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए अगर सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है तो आपको छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? फर्म्स एंड सोसाइटी में जाकर के पहले अपना रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप यह समूह को चला सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक से ऋण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके सदस्यों की संख्या 20 तक है ना, 20 से ज्यादा नहीं है, 10 से 20 ही है, तो आपको ये रजिस्ट्रीकरण वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको सोसाइटी में जाएंगे, आपको कर्जा मिल जाएगा, ऋण आपको दे दिया जाएगा। यह स्व सहायता समूह पूरे छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम निर्देश पर ही चलेगा। ये दूसरे वाले की बात हो रही है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 से ज्यादा है। क्लियर कर दिया ना मैंने? 20 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को रजिस्ट्री करवाना है। 20 से कम वाले के लिए तो कोई नियम ही नहीं है। ठीक है? तो ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है तो उनका समूह जो काम करेगा, जिस भी नियम पर काम करेगा, तो उनके लिए क्या नियम बनेगा? तो वो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के निर्देश पर ही चलेगा। इस अधिनियम में जो जो नियम बताए गए हैं उन्हीं नियमों को उनको पालन करना पड़ेगा। किनको करना पड़ेगा? ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है। जिन सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है तो उस समूह के लिए नियम बनाने की शक्ति उसी समूह के पास होती है। जैसे मान लीजिए आप उस ग्रुप से हैं जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ 10 से 20 है, हाँ, तो आपके लिए नियम कोई सोसाइटी आप फॉर्म नहीं बनाएगा, आपके लिए नियम आप खुद बनाएंगे। जितने सदस्य आपस में मिलकर ही अपने समूह को चलाने के लिए नियम बनाएंगे। जबकि इस समूह में सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा होती है, उनके लिए नियम कौन बनाता है? छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के द्वारा ही निर्धारित होती है। ये दो चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को? अभी सिर्फ दो बातें हमने कही हैं। एक बात ये कि अगर
आप स्व सहायता समूह बना रहे हैं और आपके सदस्यों की संख्या 10 से 20 है, तो आपको ना तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी में रजिस्ट्रीकरण करवाना पड़ेगा और ना ही आपको बैंक से ऋण लेने में किसी भी प्रकार की झंझट होने वाली है। यहाँ तक कि आपका समूह कैसे चलेगा, इसके लिए जो भी रूल्स, कानून, नियम बनाए जाते हैं वो आप स्वयं बनाएंगे, यह समूह खुद बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हमने बात किया ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या आपके 20 से अधिक है, तो उनको पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा। कहाँ पंजीयन करवाना पड़ेगा? फर्म्स एंड सोसाइटी में जाकर के पंजीयन करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इस कारण से क्योंकि 1973 में एक नियम आया था जिसके अकॉर्डिंग आपको ये पंजीयन करवाना पड़ेगा अगर आपके समूह में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक है। अगर आप पंजीयन नहीं करवाते हैं तो फिर बैंक आपको किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देगा। बैंक से ऋण चाहिए, अपना समूह सही तरीके से चलाना है तो पंजीयन करवाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपका समूह में क्या क्या नियम रहेगा, कौन कौन सा नियम चलेगा, ये सब किसके निर्देश पर कार्य करेगी? आपका जो अधिनियम आया था छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, जिसमें साफ साफ शब्दों में निर्देश लिखा गया है, उन्हीं निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको नियम का पालन करना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है, ऐसा स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है और मेल फीमेल दोनों है ना, मिक्सिंग है, मेल भी है उस समूह में और फीमेल भी है, तो इनको फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्ट्रीकरण के लिए 1500 रुपए जमा करना पड़ेगा। पंजीयन करवाने जाओगे तो फ्री में पंजीयन कर देगा क्या? समाज सेवा करने के लिए कौन बैठा रहता है आजकल? पंजीयन करवाने जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा। और अगर मान लीजिए आप उस समूह से जुड़े हुए हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों है ना, तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 1500 रुपए का पंजीयन करवाना पड़ेगा। ये पैसा वाला चीज आपको याद रखना है भाई, ये एग्जाम में पूछ सकता है बिल्कुल से। तो मिक्सिंग जेंडर है, वहां आपको कितना पंजीयन करवाना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा? 1500 रुपए। और यदि वह जो समूह है वो महिला स्व सहायता समूह का, सिर्फ महिलाओं का समूह है, तो ऐसी रजिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ 250 रुपए लगेगा। अगर मिक्सिंग वाला है, मिक्स वाला है जिसमें महिला और पुरुष दोनों है, तो फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1500 रुपए। और अगर उस ग्रुप में सिर्फ महिला ही महिला है तो फिर आपको कितना जमा करना पड़ेगा? 250 रुपए। और यदि वह जो समूह है वो युवा मंडल का, मतलब युवकों का है, ठीक है, तब तो फीस और भी कम है, आपको 150 रुपए, क्योंकि सभी को पता है हमारे युवा बेरोजगार है अभी, ठीक है, तो उनसे ज्यादा पैसा नहीं लेना है भाई। तो युवा मंडल का अगर ग्रुप बना हुआ है तो आपको मात्र 150 रुपए देना पड़ेगा। समझ आया? महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि पता है हमको भाई महिलाएं क्या करती हैं, चुरा चुरा करके पैसा रखे रहती हैं, तो कम से कम 250 रुपए तो दे ही देंगे अपने पतिदेव के पॉकेट से निकाल निकाल के, जो भी 10-20 रुपए जमा करके रखे रहती है ना, तो उनको 250 रुपए देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर महिला, मेल और फीमेल दोनों है, मतलब पुरुष तो वैसे भी कमा रहा है और महिला तो वैसे भी चुरा रही है ना, तो 1500 रुपए तो लोग दे ही सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए उनको कितना पे करना पड़ेगा? 1500 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हर कोई डिम्पी के जैसे थोड़ी ना सरकारी नौकरी पे होता है कि नहीं, जो 250 रुपए तो एक बार के पिज्जा में बर्बाद कर देती है, ठीक है। चलिए, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मैडम को पिज्जा खिला दूं मैं लाकर। बोलना पड़ेगा मेरे को, बोलना पड़ेगा मेरे को, बताओ भला। डन, डन ना मतलब, चलो ठीक, इंतजार रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ जी, कंप्यूटर की डिग्री भी लगेगी, लेकिन आपको, आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो आपको कंप्यूटर का डिग्री बनाने का समय दिया जाएगा। मतलब पहले आप एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा ताकि आप अपने कंप्यूटर की डिग्री बनवा सकें, ठीक है, कंप्यूटर की डिग्री पा सकें। जैसे किसी भी बच्चे को कंप्यूटर का डिग्री विग्री बनवाना हो ना भाई, तो आप संपर्क कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर का डिग्री भी दिलवाया जाता है, बनवाया जाता है, आपका एडमिशन करवाया जाता है, जल्दी से जल्दी आप लोग को डिग्री दिलाने की कोशिश भी की जाती है। तो जिसके पास भी कंप्यूटर का डिग्री नहीं होगा वो कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडीओ का जैसे ही आप एग्जाम देंगे 1 साल का समय आपको दिया जाता है डिग्री वहां पर लाने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, स्व सहायता समूह में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए 200 रुपए प्रत्येक संशोधन का देना पड़ेगा। समझ आया? इसका मतलब समझे? संशोधन मतलब क्या? जैसे मान लो पहले स्व सहायता समूह बना हुआ है जिसमें आपके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 थी।
लेकिन उसमें से अब एक सदस्य बोल रहा है कि मैं भाई सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, मैं पैसा वैसा नहीं दे पाऊंगा। अब आपके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। तो आपको जाना पड़ेगा फिर से कहाँ? फर्म्स एंड सोसाइटी में। वहां फिर से आपको पंजीयन करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हमारे सदस्यों की संख्या 20 तो थी, लेकिन किसी कारणवश सब कितनी हो गई है? 19 हो गई, मतलब संशोधन हुआ ना। तो एक एक संशोधन के लिए आपको 200 रुपए देना पड़ेगा। तो यह नियम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? महिला और पुरुष दोनों हैं जिस समूह में, उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? कितना का पंजीयन? 1500 का पंजीयन। सिर्फ महिला महिला का ग्रुप है तो 250 का पंजीयन। युवा बेरोजगारों का समूह है तो 150 रुपए देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको संशोधन करवाना है, जितना भी करवाइए, पर संशोधन 200 रुपए देना पड़ेगा। आया समझ में? और हर बार आपको पंजीयन करवाना जरूरी है। बच्चे तुरंत अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे ही क्लास खत्म होता है और भी क्लासें होती हैं, उसके बाद फिर हम लोग को ऑनलाइन थोड़ा सा सिस्टम भी संभालना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि व्यस्तता पूरे दिन ही बने रहती है, लेकिन ये है कि अपलोड करने की कोशिश जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तुरंत अपलोड होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही इधर से फ्री होते हैं आप लोग का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज ही हो जाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ, पर जब भी समय मिलेगा तुरंत ही आपका ये काम कर दिया जाएगा। क्लियर? एडीओ का क्लास का टाइम यही है बच्चे, 9 बजे से लेकर के आपका एडीओ का क्लास चलता है, 9 बजे से लेकर के तृप्ति मैम की इच्छा तक, ठीक है। कार्ड में लिखा रहता है ना 8 बजे से लेकर के आपके आगमन तक, वैसे 9 बजे से लेकर के तृप्ति मैम की इच्छा तक, ठीक है। और कुछ समस्याएं? चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे टाइमिंग तो 9:30 तक की है अभी फिलहाल, है ना, स्टार्टिंग है, इस वजह से बाद में धीरे धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। देखते हैं, स्व सहायता समूह में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो कितना रुपए देना पड़ेगा आपको? 200 रुपए देना पड़ेगा। ऐसे सहायता समूह जिसमें 20 से ज्यादा सदस्य होते हैं, उनको अपने लेखाओं का एक पंजी बनाना पड़ेगा, और उस पंजी को हर वर्ष के अंत में फर्म्स एंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगा। देखो लेखाओं का लेखा का एक कार्ड बनाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, एनवलप बनाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में उसी को आप बैलेंस शीट कहते हैं। मतलब एक साल में आपने क्या क्या पैसा खर्चा किया, कितना कितना पैसा लगा है, क्या क्या चीजें आपने की है, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करना पड़ेगा। और वर्ष में, एक वर्ष में अंत में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा सोसाइटी एंड फर्म्स के पास, वहां के जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास उसको जमा करवाना पड़ेगा, मतलब पंजीयन करवाना पड़ेगा फिर से कि एक साल में हमने ये चीजें की, इतना इतना खर्चा किया, इतना इतना पैसे की जरूरत पड़ी, यहाँ यहाँ इतना इतना पैसा लगाया। मतलब एक साल में आपने जो भी किया उसका पूरा लेखा जोखा, जिसको इंग्लिश में आप बैलेंस शीट कहते हैं, वो ले जा करके रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना पड़ेगा, पंजीयन करवाना पड़ेगा। अब ये जो बैलेंस शीट है आप रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे तो फिर से आपको 200 रुपए जमा करना पड़ेगा उस बैलेंस शीट को रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने के लिए। जैसे ही आप 200 रुपए जमा करवाते हैं, बैलेंस शीट को रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपने पास उसको सत्यापित करेगा कि हाँ मैंने इसका चेक कर लिया है, उन्होंने कैसे कैसे काम किया है, इसलिए वो अपना सत्यापित प्रस्तुत करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उस लेखा जोखा का, आपके बैलेंस शीट का एक कॉपी वो खुद रखेगा और दूसरी कॉपी आपको देगा। आया समझ में? तो इतना काम करना पड़ता है ऐसे सहायता समूह। और ये किसके लिए हो रहा है? 20 से ज्यादा जिनके पास सदस्य है ना, सिर्फ उनको ये काम करना पड़ेगा। ऐसा सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा? हर वर्ष के अंत में अपने पूरे काम का लेखा जोखा रजिस्ट्रार के पास जाकर के जमा करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने के लिए आपको 200 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपका उस पंजीयन को सत्यापित करेगा, एक प्रति खुद रखेगा, एक प्रति आपको देगा। इतना काम स्व सहायता समूह को करना पड़ता है। ये बॉटल हटाओ यहाँ पर, मुझे वो दिख नहीं रहा है, दो मुझे दो। हाँ जी, मिक्सिंग जेंडर है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं, उनका 1500 रुपए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आता है हमारा महिला स्व सहायता समूह। महिला स्व सहायता समूह क्या है? थोड़ा सा महिला स्व सहायता समूह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए,
महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आया, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, एकदम ध्यान से समझेंगे। अभी मैं आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, लेकिन इस गलतफहमी में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए तो सही, उसके बाद फिर आपसे जब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी तो आप पाएंगे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। क्लियर? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाया जाएगा और यहीं से फिर आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। क्लियर है? लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे महिला स्व सहायता समूह के बारे में। तो देखिए, महिला स्व सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बांग्लादेश से आया हुआ है। कहां से आया है? बांग्लादेश से। और लाया किसने? इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कहां से आया? बांग्लादेश से आया। किसने लाया? मोहम्मद यूनुस ने लाया। किसने लाया? मोहम्मद यूनुस ने लाया। इसी प्रकार कल्याणकारी काम करने के लिए मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भाई, क्योंकि ऐसे ही काम करते हैं, कल्याणकारी काम ही करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए कुछ काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, महिलाओं का स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट यहाँ ला दिया, अच्छा काम है ना, कल्याण वाला काम है। तो इसी वजह से कल्याणकारी काम करने की वजह से ही उनको 2006 में क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे स्व सहायता समूह के सदस्य बने। अब मान लीजिए आपको स्व सहायता समूह का सदस्य बनना है, तो आप स्व सहायता समूह का सदस्य कैसे बन सकते हैं? देखिए, अगर 20 से अधिक सदस्य हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, स्व सहायता समूह का सदस्य बनना है और उस समूह का सदस्य बनना है जिसमें सदस्यों की संख्या आपसे 20 से ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति स्व सहायता समूह का सदस्य बनना चाहता है तो वह प्रबंध कारिणी समिति को एक लेटर भेजेगा। प्रबंध कारिणी समिति के पास इतनी पावर होती है कि वो आपका लेटर एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, प्रबंध कारिणी समिति, नाम क्या बताया मैंने? प्रबंध कारिणी समिति। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो स्व सहायता समूह का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको प्रबंध कारिणी समिति को एक लेटर भेजना पड़ेगा। प्रबंध कारिणी समिति को इतनी पावर होती है कि वो आप, उसकी इच्छा है, अगर वो आपका लेटर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो करेगी, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, सदस्यता कितने प्रकार की होती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यह आपके 20 से अधिक सदस्यों के लिए भी है और 20 से कम वाले समूह के लिए भी है, मतलब ये दोनों ही प्रकार के लिए है। तो देखिए, सदस्यता कितने प्रकार की होती है, तो इस ग्रुप में एक तो होते हैं आपके संरक्षक सदस्य। संरक्षक सदस्य किसको कहेंगे हम? तो जो व्यक्ति समूह में एक ही बार में सबसे ज्यादा पैसा जमा करता है उसको संरक्षक सदस्य कहा जाता है। वह व्यक्ति जो इस समूह का हिस्सा है और एक ही बार में सबसे ज्यादा पैसा जमा करता है उसको क्या कहा जाता है? संरक्षक सदस्य कहा जाता है। दूसरा है आजीवन सदस्य। आजीवन सदस्य कहते हैं किसको? हाँ जी, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा पर एप्लीकेशन पे। ठीक है, आजीवन सदस्य किसको कहेंगे? तो ऐसे सदस्य जो संरक्षक सदस्य से थोड़े कम पैसे दिए हैं वो सभी सदस्य आजीवन सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। समझ आया? ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है, एक ही बार में पैसा दिया है, तो उसको क्या सदस्य बना देंगे? संरक्षक सदस्य। और वे लोग जो संरक्षक सदस्य के इतना तो पैसा नहीं दिए लेकिन उनसे थोड़ा कम पैसा दिए हैं तो उनको आजीवन सदस्य के रूप में रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका साधारण सदस्य। साधारण सदस्य किसको कहेंगे? तो ऐसा सदस्य जो प्रत्येक माह एक निश्चित राशि के रूप में स्व सहायता समूह उपलब्ध कराता है। ऐसा सदस्य जो प्रत्येक माह एक निश्चित राशि के रूप में स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराता है उसे साधारण सदस्य कहते हैं। यह साधारण सदस्य तब जब तक चंदा देता रहेगा
तब तक वह समूह का सदस्य बना रहेगा। आया समझ में? साधारण सदस्य किसको कहेंगे? ये एक मुफ्त पैसा नहीं देता है, लेकिन ये क्या बोलता है कि मैं हर महीने एक निश्चित राशि एक चंदा के रूप में जमा करवाऊंगा। जब तक ये हर महीने पैसा जमा करते रहेगा तब तक ये उस ग्रुप का सदस्य रहेगा। लेकिन अगर इसने पैसे देने मना कर दिए तो अब वो पैसा किस टाइप से देना बंद किया? 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, अगर लगातार आप 6 महीने तक अपना चंदा का राशि जमा नहीं करवाए तब क्या होगा? तो अगर आपने 6 महीने तक सदस्य ने कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई और ना ही राशि जमा ना करवा पाने का कोई वैलिड रीजन दिया है, कोई कारण तो बताओगे ना आप कि किस वजह से आप 6 महीने तक पैसा नहीं जमा कर पाए। अगर आपका रीजन सच में विश्वास करने योग्य होगा तो आपको माफ भी कर देंगे। लेकिन मान लीजिए आपने रीजन ऐसा दिया जिससे हमको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो या आप बहाना बना रहे हो, है ना, कोई वैलिड रीजन हमको नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि अगर आपने 6 महीना तक का पैसा जमा नहीं करवाया है तब आपको ऐसी स्थिति में समूह से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? हमने कुछ सदस्यों का नाम पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा संरक्षक सदस्य, फिर हमने देखा आजीवन सदस्य, उसके बाद फिर हमने देखा सामान्य सदस्य या साधारण सदस्य। क्लियर? तो इन चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम साधारण सदस्य किसको कहेंगे। वे सदस्य जो हर महीना चंदा जमा करवाते हैं। हर महीना करवाना है मतलब हर महीना करवाना ही पड़ेगा। अगर आप 6 महीना से ज्यादा पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो फिर और ना ही उसका कोई वैलिड रीजन देते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मान लो बाद में यदि फिर से वही व्यक्ति जिसको ग्रुप से निकाल दिया वो उस समूह में फिर से जुड़ना चाहता है तब क्या करना पड़ेगा? तब सबसे पहले तो प्रबंध कार्य समिति को फिर से आवेदन करना पड़ेगा कि मैं इस समिति में फिर से ज्वाइन होना चाहता हूं। दूसरा क्या करना पड़ेगा? पिछले बार 6 महीने तक आपने जितनी राशि नहीं दी थी वो राशि पहले आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपको समिति का सदस्य बना लिया जाएगा। समझ आया? अगर फिर से आप समिति का सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रबंध कार्य समिति में पहले आप आवेदन देंगे। आवेदन देने के बाद आपने पिछले 6 महीने में जितना पैसा नहीं दिया था, जो भी राशि आपका बकाया था, उसको पहले आपको पटाना पड़ेगा उतना पैसा को, उसके बाद फिर आपको समिति का सदस्य बना लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सम्मानित सदस्य। सम्मानित सदस्य क्या होता है? सम्मानित सदस्य किसको कहते हैं? तो देखिए, यदि स्व सहायता समूह में कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसको सॉल्व करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है या फिर किसी बाहर जगह से किसी विशेषज्ञ को आपकी मीटिंग में शामिल होने के लिए आप बुला रहे हैं, तो ऐसे सदस्यों को सम्मानित सदस्य कहा जाता है। ठीक है? तो ऐसा सदस्य सिर्फ स्पेशल मौके पर ही आपके पास आ रहा है, मतलब जब आपके पास कोई विवादित मुद्दा है जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए वो जो विशेष सदस्य है वो आपके समिति में आ रहे हैं, या फिर किसी विशेष सदस्य की सलाह लेने के लिए आप उसको बुला रहे हैं, वो एक सम्मानित सदस्य होगा। मतलब वो पर्टिकुलर परमानेंट तो आपके समूह का सदस्य नहीं है, वो आपके बुलाने पर आया है। तो ऐसा जो सदस्य रहता है उसी को क्या कहा जाता है? सम्मानित सदस्य कहा जाता है। और यह जो सम्मानित सदस्य रहता है वो आपके समूह के मीटिंग में जो चर्चा होगा उसमें भाग जरूर लेगा लेकिन वोट नहीं करेगा, क्योंकि यह समूह भी किस बेस पर काम करती है? वोट के बेस पर, बहुमत के बेस पर। जैसे मान लीजिए किसी बेस पर आप नियम कानून बनाना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, कोई मुद्दा है, तो उसमें पहले आपको वोटिंग करना पड़ेगा और जिस भी मुद्दे को बहुमत मिली फिर वही क्रियान्वित होता है। तो इसी वजह से जो सम्मानित सदस्य होगा वो आपके चर्चा में भाग जरूर लेगा, आपको सलाह देने का काम जरूर करेगा, लेकिन वोट करने की शक्ति इसके पास नहीं होती है। किसके पास नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? समझ आया? क्योंकि ये आपकी समिति का परमानेंट सदस्य नहीं है, वो तो तब आया है ना जब आपने उसको बुलाया है, तो इस कारण से वो आपका एक सम्मानित सदस्य होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के सहायता समूह में इसी प्रकार के सदस्य होते हैं, चाहे आप 20 सदस्य वाले समूह के ग्रुप के हो या 20 से ज्यादा सदस्य वाले समूह के ग्रुप के हो, दोनों ही प्रकार के समूह में आपको ये देखने के लिए मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे सदस्यों की योग्यताएं कैसी होती है। सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या चाहिए होगी, कितने कितने सदस्य होने चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो समझो, सबसे पहले तो आप किसी भी स्व सहायता समूह में मान लीजिए सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। मतलब कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा, भारत के नागरिक होना चाहिए। तीसरा, पागल या अयोग्य नहीं होना चाहिए, माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई आपका। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
तब आप जाकर के इस समूह में भाग ले सकते हैं। स्व सहायता समूह के नियमों का पालन करने के लिए पहले तो आपको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। जब भी आप बोलेंगे कि भाई मैं इस स्व सहायता समूह में सदस्य बनना चाहता हूं, तो लंबा लेखा जोखा आपके सामने दे दिया जाएगा, ये कंडीशंस है, इसको पढ़ लीजिए। अगर इसको पढ़ने के बाद आप प्रतिज्ञा करते हैं कि जो जो लिखा हुआ है नियम धर्म कानून वो सबको मैं मानूंगा, तब जाकर आपको हम स्व सहायता समूह का सदस्य बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मद्यपान न करने वाला व्यक्ति ही स्व सहायता समूह बन सकता है। स्टार मार्क के साथ 5वां पॉइंट नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहीं आप फंसोगे एग्जाम में। अगर ये एग्जाम में आ गया मतलब 100% आप फंसेंगे। क्यों, समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है मद्यपान न करने वाला व्यक्ति ही स्व सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पर आप स्व सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उस टाइम पर आप मद्यपान ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हो कि पूरी तरीके से आप मद्यपान सेवन नहीं करते होगे, तभी आप क्या बनेंगे, इस समूह का सदस्य बनेंगे। अब सदस्यता ग्रहण करने के बाद मान लीजिए आप ड्रिंक करना चालू कर दिए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आया समझ में। लेकिन जब तक आप ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आप मद्यपान सेवन करने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आया समझ में। प्रबंध कारिणी मतलब जो मैनेज करता है सभी चीजों को, उसको प्रबंध कारिणी कहा जाता है। प्रबंध कारिणी समिति क्या होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, हर एक वर्ड आपको क्लियर करवाया जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रबंध कारिणी समिति क्या होती है, किनसे मिल करके बनी होती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जितने हम सदस्यों की बात कर रहे हैं, ये सारे सदस्य आपस में मिलकर ही कुछ सदस्यों को चुनते हैं और वही सदस्य आपस में मिलकर के एक समिति बनाते हैं, जिसको प्रबंध कारिणी समिति कहा जाता है। क्लियर। फिर आगे इसके बारे में क्लियरली डिफाइन किया जाएगा आपको, फिलहाल ये समझिए। तो यहाँ पर आप कूट में अगर क्वेश्चन दे देगा तो फंस जाओगे, इसीलिए ध्यान से समझो। मद्यपान कब नहीं करना चाहिए, जिस टाइम पर आप ज्वाइन हो रहे हो। ठीक है। समूह के सदस्य बनने के बाद मान लीजिए आप ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आया समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं सदस्यता की समाप्ति। तो ये तो सदस्यता ग्रहण करने की बात हो गई। आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए, और क्या क्या पॉइंट देखा हमने, मद्यपान नहीं करने वाला होना चाहिए। मद्यपान अगर आप करें तो आप इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ साथ स्व सहायता समूह के नियमों को पालन करने का आपको सबसे पहले प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी। अब मान लो आप स्व सहायता समूह में जुड़ गए हो, फिर आप उस स्व सहायता समूह से आपकी सदस्यता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके भी कुछ रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले तो आपकी मृत्यु हो गई, अब मृत्यु हो गई तो सदस्यता तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा, आप स्वयं अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दे। ठीक। तीसरा, पागल हो जाए, मान लो काम करते करते इतना प्रेशर मिल गया कि आप पागल ही हो गए। ठीक है, तब भी आपको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। और चौथा, संस्था में वह चंदा ना दे पाए, जो हमने बताया था ना साधारण सदस्य के बारे में, जो हर महीने एक निश्चित राशि जमा करता है। मान लीजिए आप वो चंदा समय पर जमा नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है। और पांचवा रीजन है आपका चारित्रिक दोष उत्पन्न न होने पर। ऐसे दोष की जांच प्रबंध कारिणी समिति करेगी। मान लीजिए आप सदस्य हैं और आपके अंदर कोई चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। चारित्रिक दोष कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, काला बाजारी का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग भी प्रकार का आपका कैरेक्टर लेस वाला काम कर रहे हो, किसी का आपने रेप कर दिया, चोरी कर दिया, यह केस बिल्कुल आपके ऊपर फाइल हो गया पुलिस में जाकर के, तो उस कंडीशन में आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और जो केस आपके ऊपर फाइल हुआ है, जो भी दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, उसका जांच कौन करेगा, उसका जांच करने का काम आपका प्रबंध कारिणी समिति करेगी। क्लियर है यहाँ तक। ये चीजें आपको याद रखना है कि सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और सदस्यता त्यागने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कंडीशन में आप सदस्यता त्याग कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संस्था में जो पंजी रजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पंजीयन करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। उससे पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको पूरे साल आपने क्या क्या काम किया उसका लेखा जोखा जा करके जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर था। हमने बैलेंस शीट की जो हमने बात किया था, तो यह बैलेंस शीट वही होता है जिसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि आज इसको मैंने 2 रुपए दिया, इससे मैंने 5 रुपए लिया,
या 6 रुपए मैंने इसमें लगाया, पूरा लेखा जोखा उसको आपको रजिस्टर में लिखना पड़ता है। तो वही रजिस्टर में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कल की क्लास में, क्योंकि समय हो चुका है। तो कल की क्लास में हमको किस पर चर्चा करना है कि जो आप पंजीयन बनाएंगे पूरे साल भर का, एक्चुअल में उसमें कौन कौन सी बातों की एंट्री होगी, क्या क्या चीजें उसमें लिखी होती है, सदस्य का नाम और क्या 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 सारा कुछ हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर को बिल्कुल डीपली आपको समझाया जाएगा, आपके दिमाग में घुसाया जाएगा बोलना चाहिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस क्लास ज्वाइन करना है और जितना आपको बताया जा रहा है सिर्फ आप उतना ही पढ़िए। एक बार कॉन्सेप्ट का क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव सीरीज भी करवाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी आपको करवाया जाएगा। वहां भी आपको इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन आपके पास होगा जो आपको यही क्लास में पूरी तरीके से रटवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।